काफ़ी अच्छी सवाल है, ठीक है। 24वीं कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, है ना, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। देखो पहले तो 144 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, है ना। काटोगे कितना आएगा, 2 7 14 2 दूनी 4, 2 से काटो कितना आ जाएगा 36 आएगा, 2 से काटो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 2 से काटो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 1 आ जाएगा, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना, यानी कि 144 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के घाते 1 2 3 4, 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2। तो कह रहा है घातों का योग, तो जो घातों का योग है कितना होगा बच्चा, 6 हो जाएगा। घातों का योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी, ये 2022 में 23 में पूछा गया, सोचो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देख लेते हैं क्या होता है। ऐसा हमारे पास एक चित्र दिया गया है ना, और यहाँ पे लिखा गया है ए, यहाँ पे P और Q है, और ये B है, और ये क्या है, C है, ठीक है। चलिए, त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर PQ खींचा गया है, PQ और BC, है ना। तो जो PQ है और BC है उनका जो अनुपात है, यानी कि जो PQ और जो BC है उनका जो अनुपात है वो 1:3 का है। मतलब PQ बटे BC का जो अनुपात है कितना है, 1:3। तो AP और PB, है ना, हमें इसका अनुपात निकालना है ना, कैसे निकलेगा, ठीक है। एक बार बताऊँ, है ना, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है ना, तो थोड़ी सी देख लेना, तुम्हारा ही फायदा होगा, ठीक है। हाँ खैर देखते हैं। वैसे मैंने टिक तो कर दिया है इस पे, लेकिन कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। बड़ी अच्छी सवाल है, बड़ी अच्छी सवाल है। दिया ये है और पूछ ये रहा है ना, वाह क्या बात है। देखते हैं, देखो ध्यान से, है ना। हम क्या करेंगे, त्रिभुज APQ, जो त्रिभुज APQ है ना, मतलब कि एक त्रिभुज ये वाला और एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, इसको समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप कैसे सिद्ध करेंगे, देखो, यानी कि जो त्रिभुज APQ है उसमें A आ रहा है, और जो त्रिभुज ABC है A उसमें, यानी A जो कोण है वो दोनों में आ रहा है। हाँ या ना बोलो, है ना, बहुत ध्यान से। जो P है ना, वो कोण B के बराबर होगा, भाई संगत कोण, है ना, और जो Q है वो C के बराबर होगा। तो एंगल से ये क्या हो जाता है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी कि जो त्रिभुज APQ है, जो त्रिभुज APQ वह समरूप किसके हो जाएगा, ABC के। तो यहाँ से क्या मिलेगा, AP, है ना, AP बटा AB बराबर PQ, है ना, PQ बटा BC बराबर AQ बटा AC, ठीक है ना। तो हमें किसका किसका काम है, PQ और BC का काम है, और हमें AP और PB निकालना है। तो ध्यान से देखो, AP प्लस AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, यानी कि AP प्लस PB बराबर PQ और BC का अनुपात कितना दे दिया है, 1/3 दे दिया है। चलिए इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3AP बराबर AP प्लस कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा, है ना। ये AP इधर आएगा तो 3AP, है ना, माइनस AP बराबर कितना हो जाएगा, PB। तो 3AP में से एक AP निकल गया, तो 2AP बराबर PB, है ना। तो हमें अनुपात चाहिए ना, AP बटा PB, है ना। तो ये इसके बटे में आएगा, इसके गुणा में कितना होता है, 1, ये इसके बटे में आएगा, 2 इसके बटे में चला जाएगा, है ना। तो AP बटा PB बराबर हो जाएगा 1/2, या AP का जो अनुपात है वो PB के अनुपात के साथ आएगा 1:2। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, है ना। इस एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। सामान्य वर्ष का मतलब लीप वर्ष ना हो, सामान्य वर्ष का मतलब जिसमें 365 दिन आता हो। कितने दिन आता हो बच्चा, 365 दिन आता हो, ठीक है ना। तो 365 दिन में क्या होते हैं कि 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं, 52। तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 सप्ताह में 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, 364 दिन। अभी एक दिन बच गया। तो कह रहे हैं कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने के क्या चांस है, मतलब क्या प्रायिकता है। ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। अगर 52 हफ्ता है तो 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 बृहस्पतिवार, है ना, 52 शनिवार और 52 यानी कि रविवार, इतना आएगा। लेकिन ये जो एक दिन बचा हुआ है वह दिन कौन सा, यानी कि उसकी सोमवार होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो देखो, तो 7 दिन में से कोई भी हो सकता है ना। जैसे कि वो हो सकता है कि वो मंडे हो सकता है वो ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, है ना, थर्सडे हो, है ना,
फ्राइडे हो, सैटरडे हो, या क्या हो सकता है, संडे हो, है ना। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है कि वह सातों में से कोई भी हो सकता है ना। लेकिन सोमवार होने की प्रायिकता कितनी है, 1, तो 1/7 हो जाएगा। देखो 27वां बहुलक वर्ग, तो ये देखो इसकी सबसे बड़ा अंक कौन, बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन है, 23। तो 23 के जो जस्ट सामने है, यानी कि 22 से 23, इसको कहते हैं बहुलक वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और माध्यक वर्ग है ना, तो देखो इसमें माध्यक वर्ग है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 28वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हमारे पास दिया है 0 से 10 और 10 से 20, है ना, इस सवाल को ध्यान रखना, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, और यहाँ पे कितना दे दिया है बच्चा, 4, 5, 13, 20 और कितना 8। तो सबसे पहले ये एफ है, सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे ना माध्यक वर्ग निकालने के लिए। तो 4 को ऐसे लिखेंगे, फिर 5, 4, 9, 9, 13, 9 कितना हो जाएगा 21, सॉरी 13, 9 हो जाएगा 22, 22, 20 कितना हो जाएगा 42, और 42, 8 कितना हो जाएगा, 42, 8 हो जाएगा 50, है ना। तो अगर हम इनको जोड़े तब भी 50 ही आएगा। जोड़ के देख लेते हैं, 5, 4, 9, ठीक है, 9, 13, 22, 42 और 50, तो 50 का आधा करेंगे, ये n का मान है, तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। और हमें देखना पड़ता है कि 25 किसके किसके बीच में आ रहा है, ये कहाँ पे देखते हैं सी एफ में। तो 25 जो है वो 22 और 42 के बीच में आ रहा है। तो जो बड़ा वाला होता है ना, वो जो बड़ा वाला होता है उसके सामने f होता है, और ये जो होता है यही होता है माध्यक वर्ग। तो 30 से 40 क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आयताकार है पहली बात तो, है ना, अगर कागज आयताकार है तो जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा होगा वो लंबाई होगा। तो ये 40 सेंटीमीटर है और ये क्या है 22 सेंटीमीटर है। और कह रहे हैं कि को मोड़कर एक खोखला बेलन, जब इसको आप मोड़ोगे, है ना, तो बेलन बनाओगे, तो उसकी जो ऊंचाई है ना, ठीक है, खोखले बेलन के आकार बनाए थे, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जा रही है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसको ऐसे नहीं मोड़ा गया बल्कि ऐसे मोड़ा गया है ना, ठीक है। तभी तो ऊंचाई, जैसे फॉर एग्जांपल इसको जब ऐसे रोल करेंगे और ऐसे फिर खड़ा करेंगे, जैसे ये उठा के ऐसे खड़ा करेंगे, है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे करके, ठीक है ना, ये हो जाएगा 40, है ना। और ये जो 22 वाला है ये ऐसे परिधि बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, परिधि बन जाएगा। तो बेलन की त्रिज्या हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, त्रिज्या। देखो इसकी परिधि, ये परिधि हो जाएगी 22, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि परिधि क्या होता है, 2πr। तो परिधि हमारे पास कितनी है, 22 है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 22/2π, तो 2 से 2 कट जाएगा। पाई में आंसर आया है, पाई में नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं। तो आ जाएगा यहाँ से 11/पाई, तो पाई का मान कितना रख लेंगे, 22/7, है ना। तो ये जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा, 11 गुणे 7 बटे कितना हो जाएगा 22, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और काटेंगे तो 3.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5, यानी कि 20वें का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं आगे, चलिए 2023 में पूछा गया सवाल है, ये सभी के सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर कह रहा है कि जो व्यास है ना, व्यास मतलब d, अगर व्यास 1/2 है तो त्रिज्या क्या होगा, इसका आधा होगा। इसका आधा मतलब कितना हो जाएगा, अगर जैसे मैंने कहा ना ये मेन बट्टा है, ठीक है, इसके बटे कितना कर लो 1, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/4, ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। 3π का मान रखना है, नहीं रखते हैं, 3π, r कितना है 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। तो 3π और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 1/16, तो 3/16 पाई हो जाएगा, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आप जिस भी सवाल को करेंगे अगर उसमें मात्रक है, जो लिखने वाले प्रश्न है, तो मात्रक को जरूर लिखेंगे, ठीक है बच्चा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छी सवाल हैं, है ना। सवाल नंबर 22, जो जितनी भी 2023 की सवालें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत मतलब छाट कर बहुत चुनिंदा सवाल लेके आया हूँ, इसको पढ़ लो, इससे से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। तो आराम से इसको देख लो। तो चलिए देखते हैं,
यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधार से जोड़ा जाए तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हमारे पास दो अर्धगोला है ना, एक अर्धगोला ये है, अच्छे से बना दो, एक अर्धगोला ये है, ठीक है, और है ना एक अर्धगोला और है, ये है ना, अच्छे से बना देता हूँ, एक ये है, और कह रहा है कि इनके आधारों को जोड़ा जाता है ना, और इनकी त्रिज्याएं क्या है, सेम है ना, त्रिज्याएं क्या सेम। अब चूंकि आधार तो ये होगा तो आप इसको ऐसे जोड़ रहे हो है ना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, ठीक है ऐसे है ना, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब जोड़ जाएगा, ठीक है, खैर छोड़ो उसको है ना। तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा है ना, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। देखो एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और एक नीचे वाले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर है ना, सिंपल सी सवाल थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट है ना। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, अभी अभी हमने निकाला था 2 4 6 8 10, इनको जोड़ो और जितनी संख्याएं होती है भाग कर दो, ठीक है, 4 5, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं। एन प्रेक्षणों का माध्य एक्स बार है, यदि प्रेक्षण को ए अल्फा बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, है ना, ठीक है। तो जो नया माध्य है वो पता कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स बार प्लस अल्फा, ये इसका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे है ना, ये तो फार्मूला आपको पता ही है कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल, बहुलक। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 चीजें आती हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इसका जो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो बहुलक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका है ना, ध्यान से समझो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 और 10, और हमें इसकी क्या निकालनी बच्चा, माध्यिका है ना। ये 10 संख्याएं हैं ना, देखो बहुत ध्यान से, 4 इधर से कटेंगी और 4 इधर से कटेंगी, ये 2 संख्या हैं, इनको जोड़ेंगे और इसका आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 11 का आधा, यानी कि 5.5 आएगा है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन है ना।